हेलो छात्रों, सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। हमारा जो तीसरा मॉडल पेपर है, आपको पता होगा हमने 2 मॉडल पेपर हल कर लिए हैं। तो ये आज तीसरा 10वीं क्लास का SST का सामाजिक विज्ञान का तीसरा मॉडल पेपर है। SST का भाग नंबर 3 है। तो आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। आप चैनल को देख कर छोड़ देते हो, लाइक नहीं करते हो, ना सब्सक्राइब कर रखा है चैनल, तो आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पर लाता रहता हूँ। और आपको सब्सक्राइब कर लो आप, ताकि आपको सूचना मिल सके। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आज के इस तीसरे मॉडल पेपर के बारे में। तो तीसरा मॉडल पेपर में जो सबसे पहले जो मॉडल पेपर का जो नाम है वो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। भूमंडली का मतलब हो गया पूरा विश्व के अलग अलग भागों में बंटा हुआ है, अलग अलग महाद्वीपों में बंटा हुआ है, फिर महाद्वीप अलग अलग देशों में बंटे हुए हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि पृथ्वी एक ऐसा क्षेत्र है और इसमें अलग अलग टुकड़ों में क्या अलग अलग महाद्वीप बंटे हुए हैं। तो महाद्वीप में ये सारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मान लो आज एक भारत में कोई चीज़ उत्पन्न होती है तो वो सारे विश्व में क्या है अलग अलग भागों में पहुंचती है। तो ये इसका मतलब ये हो गया कि सारा विश्व है ना, वो सब में जुड़ा हुआ है। तो विश्व जुड़ा हुआ है, तो उसमें कहने का मतलब है कि जैसे महाद्वीप और देश, सारे देश और महाद्वीप है ना, वो एक परिवार की भांति आज वैश्वीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि भूमंडलीकृत विश्व में अलग अलग विश्व में के भागों में महाद्वीप का और देशों का क्या क्या योगदान है और कौन क्या कैसे घटनाएं घटी जिसने विश्व को प्रभावित किया। मतलब एक देश में जो घटना घटी उसने सारे विश्व को प्रभावित किया। आज मान लेते हैं जैसे कोरोना है, कोरोना शुरुआत में चीन में फैला, तो उसके बाद में इसने पूरे विश्व में आतंक मचाया। तो कहने का मतलब है कि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और विश्व आज एक ऐसे मतलब घर की एक परिवार की तरह बन चुका है कि सारे एक चीज़ पर प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या है, सब पर प्रभाव पड़ता है। तो हम पहला प्रश्न जान लेते हैं। 18वीं शताब्दी में विश्व का सबसे बड़ा केंद्र था, उसका नाम है यूरोप। दूसरा प्रश्न है, जल्दी जल्दी प्रश्न करेंगे क्योंकि प्रश्न आज ज़्यादा है। सन 1885 में यूरोप महाद्वीप देशों ने मानचित्र पर लकीरें खींच कर किस महाद्वीप को आपस में बांट लिया। तो अफ्रीका महाद्वीप को आपस में बांटा था। आपको विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरा प्रश्न है, भारत से विदेश को जाने वाली अनुबंधित श्रमिक कहलाते थे, उन श्रमिकों का नाम था गिरमिटिया मजदूर। उसके बाद में चौथा प्रश्न है, 1890 में अफ्रीका में कौन सी बीमारी तेजी से फैल गई। रिंडरपेस्ट नाम की बीमारी थी, वो तेजी से फैली थी। रिंडरपेस्ट बीमारी किससे फैली थी? ये पशुओं से फैली थी। आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, पशुओं से फैलने वाली ये बीमारी है। महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो 1929 में महामंदी का प्रारंभ हुआ था। चेचक जैसे कीटाणु किस देश के सैनिकों के सबसे बड़े हथियार थे? तो ये स्पेन जैसे देशों के लिए सबसे बड़े हथियार थे। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था, तो जो प्रारंभ हुआ उस सन का नाम बताओ। तो ये 1914 में। आपको सबको पता ही होगा कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। विश्व बैंक व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से कार्य करना प्रारंभ किया तो 1947 में कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। अमेरिका अर्थव्यवस्था में वृहद स्तर पर उत्पादन का चलन किस दशक में शुरुआत? 1920 में। 1920 में ये शुरुआत की मतलब घटना है, तो इसमें शुरुआत हो चुकी थी। G77 किस देश के देशों का समूह है? तो इस विकासशील देश, विकसित देश और अविकसित देशों में फ़र्क क्या है? देखो, विकासशील तो वो देश होते हैं जैसे जो देश अभी विकसित होने की कगार में है, उसकी प्रक्रिया में चल रहे हैं। तो उसका जो विकासशील है, मतलब जैसे भारत हो गया, भारत एक विकासशील देश है। पाकिस्तान है, दक्षिण अफ्रीका है, कनाडा है। तो ये देश क्या है? विकासशील देश है, जो कि विकास की ओर बढ़ रहे हैं और विकासशील देश हैं और उसमें प्रोसेस चल रही है विकसित होने की। तो प्रथम श्रेणी में विकसित आएंगे, दूसरे में विकासशील आएंगे, तीसरे में अविकसित आएंगे। तो भारत कौन सी श्रेणी में? विकासशील श्रेणी में है। अब हम
जो प्रश्न है वो जो अति लघुरात्मक प्रश्न है उस पर चर्चा करेंगे। क्रिस्टोफर कोलंबस गलती से किस अज्ञात महाद्वीप में पहुंच गया? तो कोलंबस निकला था इंडिया की खोज करने और खोज कर दी यूएसए की। कहने के मतलब है कोलंबस खोज करने निकला था भारत की और खोज कर दी अमेरिका की। तो वो जाने का निकला था यहाँ से ऐसे निकला था और जाना उसको किधर था, गया किधर? तो खोज तो करनी थी इंडिया की और खोज कर दी अमेरिका की। तो कहने का मतलब है भाई यात्री कहाँ जाता है और कहाँ चला जाता है कुछ पता नहीं चला यार, जो टाइम इशू ही है। चटनी म्यूजियम कहाँ का लोकप्रिय था? चटनी म्यूजियम त्रिनिदाद एवं गुयाना में लोकप्रिय था। ये देशों के नाम है, ध्यान रख लेना। भारत में अनुबंधित श्रमिक संबंधी प्रावधान को कब समाप्त किया गया था? 1921 में अनुबंध में इसको समाप्त कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों में कौन कौन से देश सम्मिलित थे? तो इसमें मित्र राष्ट्र में देखो, एक तो ब्रिटेन था, एक फ्रांस था, एक रूस था। देशों का नाम, ये मोस्ट क्वेश्चन है आपका। आर्थिक महामंदी के समय महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन आर्थिक महामंदी के दौरान प्रारंभ किया था। ऐसी दो संस्थाओं के नाम थे जो बेटन वुड्स समझौते के तहत स्थापित किए गए थे। बेटन वुड्स समझौता आपको पता होना चाहिए कि मतलब जो मुद्रा है इससे संबंधित था। तो उसका उत्तर हो जाएंगे तो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को IMF भी बोलते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेनरी फोर्ड कौन था? उत्तरी हेनरी फोर्ड विश्व प्रसिद्ध फोर्ड कार का नाम। आपने फोर्ड कार का नाम, फोर्ड कार के ट्रैक्टर देखे होंगे, पंजाब में बहुत ज़्यादा चलते हैं। और फोर्ड की गाड़ियाँ भी आती है, कार आती है बड़ी, 4 व्हीलर। और फोर्ड के ट्रैक्टर आते हैं, आप देखे होंगे, बहुत वीडियो में देखे होंगे, कहीं ऐसे न्यूज़ में, कहीं ऐसे देखे होंगे, एड में देखे होंगे, फोर्ड नाम के ट्रैक्टर आते हैं। तो उस फोर्ड जो कंपनी बनाई थी हेनरी फोर्ड ने बनाई थी। विश्व बैंक के और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने औपचारिक रूप से कार्य करना कब शुरू किया? तो 1947 में इन्होंने कार्य करना शुरू किया था। 1947, 1947। प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्ति में कौन से देश सम्मिलित है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ओटोमन तुर्की और बुल्गारिया सम्मिलित है। ये प्रथम विश्व युद्ध में केंद्रीय शक्ति में कौन से देश, ये केंद्रीय शक्तियाँ थी, ठीक है ना। भारत से गए अनुबंधित श्रमिकों के वंशज का नाम बताइए। साहित्यिका VS नॉयपॉल नोबेल पुरस्कार विजेता। ये कोई खास था, इम्पोर्टेंट नहीं। वीटो का अधिकार राशि बताइए। वीटो अधिकार बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नोट लगा के मोस्ट लगा लीजिए। वीटो क्या होता है? देखो भाई, यूएनओ आपको पता है एक संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ में 5 सकते हैं, 5 महाशक्ति हैं, उनको क्या है, वीटो पावर मिला है। वीटो का मतलब ये होगा कि मान लो 4 देश एक जगह खड़े हैं और एक देश अलग, आपने अलग भाई 5 जने हैं, 5 जने में 4 तो एक जैसी एक राय लिख रहे हैं। एक बोल रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, एक तो बोले ये होना चाहिए, 4 बोल रहे ये होना चाहिए, एक बोले नहीं होना चाहिए। तो मतलब वो जो भी कोई, अगर कोई मुद्दा है, कोई मतलब कोई बात है, अगर 4 जने समर्थन कर रहे हैं और एक जना असमर्थन कर रहा है तो मतलब वो मुद्दा पास नहीं होगा। कहने का मैं मतलब ये हो गया कि वीटो का मतलब ये होगा कि मैं इस चीज़ का निषेध करता हूँ, मैं इसका बहिष्कार करता हूँ। वीटो अधिकार प्राप्त देश वीटो अधिकार के सारे किसी भी प्रस्ताव को असहमति व्यक्त करते हुए निरस्त करवा सकता है। उदारीकरण का आशय बताइए। इस व्यवस्था पर लगाए गए प्रत्यक्ष अथवा भौतिक नियंत्रणों से अर्थव्यवस्था की मुक्ति को उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। तो कोई नॉर्मल क्वेश्चन है। विनिमय दर किसको कहते हैं? इस व्यवस्था के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं को परस्पर जोड़ा जाता है। तो ये तो हो गया। इसके बाद में ये लघुरात्मक क्वेश्चन देख लेते हैं। 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक में ब्रिटेन की तेजी से बढ़ती हुई आबादी के किन 3 प्रभावों का स्पष्ट कीजिए। किन 3 प्रभावों को स्पष्ट करना है। 18वीं शताब्दी में ब्रिटेन की जो आबादी बढ़ी थी उसके 3 कारण स्पष्ट करना है। देश में भोजन की मांग में वृद्धि होगी, शहरों के विस्तार होने तथा उद्योगों के बढ़ने से कृषि उत्पादन की मांग में वृद्धि हुई, और मांग में वृद्धि होने से कृषि उत्पादन महंगे हो गए। ये तीनों कारण लिखे हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, भूमंडलीकृत विश्व के बनने की प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्व सहायक हुए। व्यापार,
काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तीसरा, पूंजी अनेक वस्तुओं का वैश्विक आदान प्रदान। रेशम मार्ग सिल्क रूट क्या थे? ये इस प्रकार के मार्ग थे जो न केवल एशिया के विशाल क्षेत्रों के परस्पर जोड़ने का कार्य करते थे, बल्कि एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ते हुए ऐसे मार्ग ईसा पूर्व के समय से ही सामने आ चुके थे और लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में थे। रेशम मार्ग क्या था? जैसे मतलब ये मान लो जैसे कोई ये रास्ता है, ये जगह दो जगह हैं, तो दो जगह में ये दोनों जगहों को जोड़ने वाली जो एक रास्ता था उसका नाम रेशम मार्ग रख दिया। रेशम मार्ग का मतलब ये होता है यहाँ पे रेशम का व्यापार होता था, तो रेशम के व्यापार के नाम से भी क्या है, इसको नाम रेशम सिल्क रूट नाम रख दिया, रेशम मार्ग रख दिया। तो आज का वीडियो इतना ही है, क्योंकि अगला वीडियो हम मॉडल पेपर जल्द ही हल करेंगे, अगला पार्ट इसका। तो अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस 10वीं के सारे क्लास सारे सब्जेक्ट के मैं लेके आऊँगा मॉडल पेपर। 11वीं 12वीं के जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम है सबके लेके आऊँगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।